हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप वाली ही। आज हम एक्चुअल में सारा कोडिंग वाला पार्ट करेंगे कि वेरिएबल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे उनको प्रिंट कराते हैं और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, उनका किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये पार्ट हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके थे। अगेन इसका जो आर्टिकल है, इसका यूआरएल आपको मिल जाएगा ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही। नीचे चलते हैं सीधा, हाउ टू डिफाइन ए वेरिएबल्स की वेरिएबल हम डिफाइन कैसे करें। ठीक है सर, थ्योरी समझ में आ गई, पता लग गया इंटीजर क्या है, फ्लोट क्या है, अब इसको मैं लिखूं कैसे कोड के अंदर, है ना। तो चलो वो देखते हैं अभी। तो एक वेरिएबल डिफाइन करने के लिए सी लैंग्वेज में हमको सबसे पहले तो बताना पड़ता है कि वो किस टाइप का वेरिएबल है। देखो सी लैंग्वेज का कंपाइलर इतना स्मार्ट नहीं है कि उसको समझ में आ जाए अपने आप कि मैंने पॉइंट लगाया तो ये डेसिमल है, मैंने नहीं लगाया है तो ये इंटीजर है ना। इतना स्मार्ट नहीं है वो। उसको बताना पड़ता है कि भैया मैं इंटीजर बना रहा हूं, इसके अंदर मैं आगे चल के एक इंटीजर वैल्यू डालूंगा। इंटीजर वैल्यू कौन सी होती है? कोई भी नॉन डेसिमल वैल्यू, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मैं इस तरह से भी एक वेरिएबल डिफाइन कर सकता हूं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया, मतलब मैं एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कराने वाला हूं इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, और सेमीकोलन मस्ट है ताकि सी लैंग्वेज को पता लग जाए कि भैया मेरी ये लाइन खत्म हो गई। उसके बाद मैंने फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाना है, मतलब मैं डेसिमल वैल्यू स्टोर कराऊंगा तो मैं इस तरह से स्टोर कराऊंगा। ठीक है, अब वैल्यू हम यहीं पे असाइन भी कर सकते हैं। अगर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं वेर अंडरस्कोर नेम नाम का, तो इस वेरिएबल में मैं इनिशियलाइज करते टाइम ही वैल्यू डिफाइन कर सकता हूं। देखो दो अलग अलग स्टेप्स होती है, एक होती है इनिशियलाइज करना, डिफाइन करना। डिफाइन करना मतलब कि मैं बस बता रहा हूं कि एक इंटीजर है वेर नाम का, ठीक है। और इनिशियलाइज करना मतलब मैं उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू भी डाल रहा हूं। अब ये पूरी लाइन में इनिशियलाइजेशन प्लस डेफिनेशन दोनों हो गई। डेफिनेशन हो गई कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसका नाम है VAR_NAME वेर अंडरस्कोर नेम। और इनिशियलाइजेशन वाला स्टेप है जो कि इक्वल्स टू की सहायता से किया है कि इसके अंदर कितनी वैल्यू रहेगी, लाइक क्या वैल्यू रहेगी, इसके अंदर रहेगी 45 वैल्यू। एक 45 इंटीजर जो है वो इसके अंदर स्टोर हो गया 45 आके। ठीक है, सेमीकोलन तो भैया सेम रूल है। अब इंटीजर डिफाइन करने के लिए, अब मान लो हम पॉजिटिव 45 या नेगेटिव 45 भी डिसाइड कर रहे हैं कि स्टोर कराना है, तो हम इस तरह से भी करा सकते हैं। अगर मैंने इसके आगे कोई भी निशान नहीं लगाया प्लस या माइनस का, तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ले लेगा उसको। ठीक है, या फिर मैं ऐसे स्पेसिफिकली बता भी सकता हूं कि हाँ भाई पॉजिटिव वाला 45 स्टोर कराना है। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव 45 स्टोर कराना चाहता हूं तो मैं यहां पे नेगेटिव का सिंबल लगाऊंगा, माइनस का सिंबल लगाऊंगा कि भैया -45 स्टोर कर दो आप इस वेर नाम के वेरिएबल में, जो कि इंटीजर टाइप है। आप बोलोगे सर इंटीजर टाइप बता के मैं इसमें कुछ और डाल दूं, तो फ्लोट वगैरह डाल दूं, तो भैया वो एरर आएगा। आपका कंपाइलर बोलेगा भैया बता रहे हो हम इंटीजर स्टोर कराएंगे हैं और इनिशियलाइज कर रहे हो फ्लोट से, तो वो सब नहीं करना है। अब एक ही लाइन में जरूरी नहीं है कि आप एक ही वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो। एक ही लाइन में हम जितने चाहे उतने वेरिएबल डिफाइन और इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला एग्जांपल अगर हम देखें, तो इसके अंदर मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया है VAR_NAME वेर नेम, जिसकी वैल्यू रख दी है 45। उसके बाद मैंने कोमा लगाया है। देखो अब आपको एक एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया, उसके लिए भी कोमा से बताना पड़ता है कि ठीक है मैं इसी लाइन में दूसरा स्टेटमेंट लिखना चाह रहा हूं। अगर आप बताना चाह रहे हो कि आपकी लाइन ही खत्म हो गई तो आप सेमीकोलन लगाते हो। तो मैंने कोमा लगा के बताया कि ठीक है भाई पहला पार्ट खत्म हो गया, अब अगला पार्ट लिखो। अब अगले पार्ट में मैंने सिर्फ लिख दिया वेर नेम 2। अब देखो आप बोलोगे सर इसको तो प्रॉपर क्यों नहीं लिखा, इंट स्पेस वेर नेम 2 है ना। अब इतना भी गवार नहीं है सी लैंग्वेज का कंपाइलर, उसने समझ लिया कि ठीक है इंटीजर टाइप का इसने एक वेरिएबल बनाया है, तो ये दूसरा इसने कोमा लगा के लिखा है, मतलब ये इंटीजर टाइप का ही दूसरा वेरिएबल बनाना चाह रहा है। ठीक है, तो इसने ऑटोमेटिकली उसको इंटीजर टाइप का बना दिया और सेमीकोलन बता रहा है कि हाँ भैया अब मेरी लाइन खत्म हो गई, मैंने दोनों वेरिएबल बना दी। ठीक है, पहले इतना पार्ट कोड कर लेते हैं ताकि चीजें सही रहे हैं। नई फाइल बनाते हैं, चलो वापस से पूरा स्ट्रक्चर लिखते हैं। हैज इंक्लूड, एक एक बार सारे डिफाइन करके देख लेते हैं ना। इंटीजर टाइप का अगर मेरे को बनाना है एक वेरिएबल नेम, मान लो ए, तो ए बन गया। ठीक है, फ्लोट टाइप का बनाना है तो फ्लोट लिखूंगा, फिर वेरिएबल का नाम लिखूंगा। अब अगर मैं यहीं पे वापस से ए लिख दूं तो देखो मैं वापस से ए ही वेरिएबल को दोबारा से डिफाइन कर रहा हूं, विच इज जो वेरिएबल्स के नाम थे उनके खिलाफ है कि मैं दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकता है वेरिएबल को। ठीक है, तो भैया अलग ही नाम देना पड़ेगा। ठीक है,
इसी तरह से कैरेक्टर अगर मैं डिफाइन कर रहा हूं तो एक कैरेक्टर बना दिया मैंने सी, सेमीकोलन जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गए वेरिएबल डिफाइन करना। ठीक है, अगला जो पार्ट है हमारे ब्लॉग में वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर से आप क्या समझे? फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हेल्प अस इन प्रिंटिंग मल्टीपल डेटा टाइप्स इन अ सिंगल स्टेटमेंट। दे स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डेटा विच वी आर यूजिंग इन द स्टेटमेंट। देखो सीधा सीधा इसका यह मतलब है कि अब हम को पता लग गया है कि बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, है ना, डबल्स। अब समस्या क्या आई कि भाई प्रिंटफ जो है उसका काम प्रिंट कराना हो गया मान लो किसी भी चीज को, तो प्रिंटफ में हमने अभी तक क्या किया, सिर्फ मैसेज दिया है और अपना एस्केप सीक्वेंस सीखा है। अब मान लो मुझको प्रिंटफ के अंदर एक इंटीजर प्रिंट कराना है ना, एक फ्लोट प्रिंट कराना है, तो कंपाइलर को या प्रिंटफ फंक्शन के पास ये फंक्शनैलिटी है कराने की, बट हमको पहले उसको बताना पड़ेगा कि भैया मैं जो है एक इंटीजर प्रिंट कराना चाह रहा हूं। वो बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का। बेसिकली ये कुछ फ्लैग्स हैं, या फिर बोल सकते हो कि स्पेसिफिक टू एक एक डेटा टाइप एक एक अटैच कर रखे कि ये लिखा है, इसका मतलब है कि आप एक इंटीजर प्रिंट कराना चाह रहे हो। या फिर मैंने परसेंट, जैसे इंटीजर के लिए है परसेंटाइल डी या फिर परसेंटाइल आई, दोनों में से मैं कोई भी यूज कर सकता हूं, मैं इंटीजर प्रिंट कराना चाह रहा हूं। वहीं पे अब इंटीजर्स के लिए ना देखो बेस होते हैं। अभी तक हमने बाइनरी पता है 0101 होती है ना, और हमने नंबर्स पढ़ रखे 1 2 3 -1 -2 -3। इसके अलावा भी इंटीजर्स के बहुत सारे बेस होते हैं, जैसे ऑक्टल बेस हो गया, हेक्सा बेस हो गया। तो अगर वो वैल्यूज प्रिंट करानी है तो मैं %o या फिर %x यूज करूंगा इंटीजर के लिए। ठीक है, ये साइंटिफिक वैल्यूज के काम आता है। सिमिलरली अगर मेरे को कैरेक्टर प्रिंट कराना है, मेरे को पूरा का पूरा स्ट्रिंग, देखो मेरे को अगर पूरा का पूरा मैसेज लिखना है, मैं डबल कोट्स में जो लिख देता हूं प्रिंट हो जाता है, बट मेरे को एक स्पेसिफिक कैरेक्टर प्रिंट कराना है। आप बोलोगे सर डबल कोट्स में एक ही कैरेक्टर लिख दो, कोर्स वो अलाउड है, बट मैं एक वेरिएबल में एक कैरेक्टर स्टोर करा रखा है और उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहा हूं। वो सब चीजें करने के लिए तो कैरेक्टर के लिए हम लोग यूज करते हैं परसेंटाइल सी। यहां मैंने थोड़े एग्जांपल भी दे रखे, कैरेक्टर होते क्या क्या है, जैसे कि हैश डबल कोट्स में लिख दिया तो वो भी एक कैरेक्टर बन गया। ठीक है, फ्लोट, फ्लोट के लिए हम लोग यूज करते हैं परसेंटाइल एफ। उसके बाद हम परसेंटाइल जी भी यूज कर सकते हैं कि भाई इस फ्लोट वैल्यू तक हमको वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करानी है, या फिर मैं अगेन परसेंटाइल ई यूज कर सकता हूं साइंटिफिक वैल्यूज जो मैं रिप्रेजेंट करता हूं कि भाई जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज होती है, साइन की वैल्यू, पाई की वैल्यू जैसे 3.14 के बाद खत्म ही नहीं होती है, काफी लंबी होती है, उन सब चीजों के लिए। ठीक है, तो एक एक करके अब हम इनको भी ट्राई करते हैं कि ठीक है बता दिया सर, ठीक है %d है, %i है, इंटीजर प्रिंट कराने के काम आ गया, बट एक्चुअल में मैं कैसे कराऊं इसको, है ना। अब वो वाला कोडिंग वाला पार्ट देखते हैं। तो अगेन हमारा प्रोग्राम रेडी है, बेसिक फंक्शन हो रखा है ना। अब मैं मान लो यहां पे प्रिंट कराऊंगा प्रिंट एफ, है ना, मैंने लिखा आई गोट 33 मार्क्स। ठीक है, आप बोलोगे सर 33 तो प्रिंट हो गया, मेरे को तो कहीं यूज नहीं करना पड़ा %d वगैरह, है ना। देखो भाई ये है सिनेरियो कब, जब हमको सारी चीजें पता है कि मेरे को 35 नंबर ही मिले हैं। आगे चल के हम कीबोर्ड से इनपुट लेंगे तो ये वैल्यू बदल सकती है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो अब मैं एक इंटीजर डिफाइन करता हूं। कैसे डिफाइन करते हैं वेरिएबल्स, पहले मैं बताता हूं कि इंटीजर टाइप का डिफाइन करूंगा तो पहले मैं int लिखता हूं, उसके बाद मैं लिखता हूं वेरिएबल का नाम, मान लो मैंने लिखा नंबर। ठीक है, और असाइन चलो यही कर देते हैं अभी के लिए, मैंने इसको डाल दिया 56, सेमीकोलन लगाया ताकि लाइन खत्म हो गई, कंपाइलर को पता लग जाए। अब मैं चाहता हूं कि ये 33 की जगह पे ये नंबर नाम का जो वेरिएबल मैंने बनाया है इसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है वो प्रिंट हो, क्योंकि ये बदल सकती है। तो अब मैं कैसे करूंगा, अभी तक हमने कुछ ऐसा पढ़ा ही नहीं है ना। तो यहां पे हमारे काम आते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। जैसे कि इंटीजर के लिए हमने पढ़ा है %d या %i, तो इसको यूज करके देखते हैं। तो देखो भाई हमने इंटीजर बना तो लिया है, हमारे पास है ऑलरेडी। अब मान लो इस 33 की जगह पे मैं चाहता हूं एक इंटीजर प्रिंट कराना जो कि आएगा मेरे वेरिएबल से, नंबर नाम के वेरिएबल से। तो जहां पर मैं वेरिएबल की वैल्यू डालना चाहता हूं अपने प्रिंट एफ के मैसेज के अंदर, वहां पर मैं लिखूंगा अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। जैसे इंटीजर के लिए हमने पढ़ा %d या %i में से कोई भी मैं यूज कर सकता हूं। तो मान लो मैं यूज करना चाहता हूं इंटीजर के लिए %d, स्मॉल d। कैपिटल स्मॉल का बहुत फर्क पड़ता है सी लैंग्वेज में,
अब मैंने यहां पे क्या लिख दिया, परसेंटाइल डी। अब प्रिंटफ जब इस चीज को प्रिंट करेगा तो प्रिंटफ बोलेगा भैया यहां तो आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर बता दिया, जैसे एस्केप सीक्वेंस होता था ना कि भैया परसेंटाइल के साथ तो परसेंटेज से तो दो ही चीजें आती है, अगर मैं यहां पे परसेंटाइल लगा देता तो ये बन जाता हमारा एस्केप सीक्वेंस, और अब मैंने यहां पे परसेंटाइल के बाद लगा दिया डी, अब ये बन गया फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, अब प्रिंटफ को पता कैसे लगेगा कि यहां पे कौन सी इंटीजर वैल्यू डालनी है, तो वो हम तो ये कोट्स है, जब हमारा मैसेज खत्म हो गया उसके बाद ये जो कोट्स है यहां पे मैं एक कोमा लगाता हूं, और इस कोमे के बाद मैं बताऊंगा कि जो भी वेरिएबल्स जो भी मतलब मैंने यूज किया है फॉर्मेट स्पेसिफायर वो कौन कौन से है, जैसे कि मैंने यहां पे बता दिया नंबर। अब कंपाइलर इस तरह को कैसे देखेगा, देखो सबसे पहले उसने चेक किया हेडर फाइल सही है सारी की सारी, उसने बोला हाँ जी सर सही है। फिर उसने चेक किया मेन कुछ रिटर्न कर रहा है, नहीं कर रहा है, बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वॉइड लिखा चाहिए, लिख रखा है। मेन फंक्शन है कि नहीं है देख लिया, हैगा सर। मेन का ब्लॉक है, बोला हैगा सर। फिर कंपाइलर ने बोला सर ये इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन करना चाह रहा है। कंप्यूटर बोला करने दो भाई, हमने कब मना किया है ना। तो कंप्यूटर ने बोला नाम बता क्या रखा है वेरिएबल का, तो कंपाइलर ने बोला सर NUMBER नंबर लिखा है, क्या ये वेरिएबल नाम बनाने के रूल फॉलो करता है, तो कंपाइलर ने बोला हाँ सर करता है। कंप्यूटर बोला करने दे, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आगे चलते हैं। उसके बाद इसने क्या देखा भाई, इक्वल्स टू लगा रखा है। इक्वल्स टू मतलब कि भाई वैल्यू ये इनिशियलाइज करना चाह रहा है ड्यूरिंग द डेफिनेशन, कर लेने तो अलाउड है। उसने क्या वैल्यू डाली, बोला 56, तो उसने बोला क्या 56 इंटीजर है, बोला हाँ सर इंटीजर है, नॉन डेसिमल है, तो उसने भाई अलोकेट कर दिया। अब उसने 56 वैल्यू डाल दी नंबर नाम के वेरिएबल में, इन शॉर्ट नंबर इक्वल्स टू 65 हो गया। अब जो है कंपाइलर आगे बढ़ा, कंपाइलर ने बोला सर प्रिंटफ, बोला हाँ करा दो, हमको पता है stdio लगा रखी है तो प्रिंटफ मिल गया इसको। अब भाई वो प्रिंट कराने लगा आई के बाद स्पेस, फिर जी, फिर ओ, फिर टी, फिर स्पेस। अब कंपाइलर ने बोला सर परसेंटाइल आ गया, तो अब कंपाइलर को रूल्स पता है, परसेंटाइल आया है मतलब या तो एस्केप सीक्वेंस आएगा, अगर दोबारा भी इसने परसेंटाइल लिख दिया तो। बट बोला सर नहीं, इसने तो परसेंटाइल नहीं लिखा, इसने क्या लिख दिया डी मतलब कि भाई अब परसेंट डी मिलके एक फॉर्मेट स्पेसिफायर बनाते हैं जिसका मतलब होता है इंटीजर। ये रटने पड़ेंगे, परसेंट डी इंटीजर है, परसेंट एफ फ्लोट है, परसेंट सी कैरेक्टर है। देखो सबका फर्स्ट ले लो, इंटीजर के लिए परसेंट आई भी कर सकते हो बट यूजुअली परसेंट डी दिखते हैं लोग करते हुए। इसके बाद कंप्यूटर ने चेक किया कि ठीक है इसने बता रखा है कि ये एक इंटीजर प्रिंट कराएगा, तो जब मैसेज खत्म हो जाता है, अब देखो ये चीज ध्यान रखना, कुछ लोग यहां कोमा लगा के लिख रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, जो हमारा मैसेज कंप्लीट हो गया, जो डबल कोट्स जो हमको मैसेज रिप्रेजेंट कराना है उसके बाद लगता है ये कोमा। तो पहले कंप्यूटर ने वेरीफाई किया हाँ भाई परसेंट डी के बाद जो है इसने बता रखा है क्या कौन सी वैल्यू प्रिंट करानी है। उसने बोला हाँ सर कोमा तो है, मतलब बता तो रखा है कुछ, क्या लिख रखा है, उसने बोला सर नंबर। अच्छा नंबर, क्या इसने नंबर डिफाइन किया था, बोला हाँ सर किया था। क्या वैल्यू थी उसकी, बोला सर 56, तो यहां पे 56 प्रिंट हो जाएगा इसकी जगह पे, और आगे का जो यू का यू रहेगा स्पेस MARKS और डॉट। ठीक है, इसको रन कराते हैं, इसको रन कराया, क्या आया, आई गोट 56 मार्क्स। तो अब ये चीज फिक्स नहीं रही, जो मेरे को पता है वैल्यू में यहां पे डाल दूंगा वही वैल्यू मेरी प्रिंट हो जाएगी। मैंने 510 लिखा, मैंने रन किया इसको तो मेरा 510 आ गया। ठीक है, क्लियर करते हैं आउटपुट को। दूसरी चीज, जरूरी नहीं है कि मैं यहां पे एक वेरिएबल का नाम ही दूंगा, मैं यहां से वेरिएबल हटा के सारे यहां पे 560 यहां पे भी लिख सकता हूं। जो भी इंटीजर में यहां पे मान लो मैं प्रिंट कराना चाहता हूं 876, तो मैं यहां पे डायरेक्टली भी लिख सकता हूं, सेव किया और रन कर दिया। ठीक है, मेरे को वही मिल जाएगा। अब एक और ट्रिक बताता हूं, मान लो आपने एंटर दबाया, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा कि ये फाइल आपने सेव कर दी है या नहीं की है VS कोड में, तो याद रखना जब ये गोले का निशान आए यहां पे, इसका मतलब कि फाइल सेव नहीं हो रखी है, जैसे ये गोले का निशान आ रहा है यहां पे। और अगर यहां पे ये गोले का निशान क्रॉस में बदल जाए, या मतलब लेके जाओगे तो ऑफकोर्स बदलेगा ही, वरना अगर जैसे ही देखो सेव करूंगा, सेव करने के लिए या तो मैं यहां से फाइल पे जाके सेव कर दूं या फिर मैं Ctrl+S बटन दबा दूं, तो अब देखो अब वो ऑटोमेटिकली क्रॉस में कन्वर्ट हो गया, मतलब फाइल का सारा डेटा सेव हो रखा है। तो ये था एक ही फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टर मतलब कोई भी एक वैल्यू। देखो अब देखो कैरेक्टर ट्राई करते हैं ना, कैरेक्टर का स्पेसिफायर क्या है, परसेंटाइल C।
अब याद रखने वाली चीज क्या है कि कैरेक्टर्स जो है वो सिंगल कोट्स में लिखे जाते हैं। अगर आपने डबल में लिखा तो आउटपुट कुछ और आएगा। तो अगर मैं यहां पे मान लो सिंगल कोट्स में 8 लिख रहा हूं तो ये एक इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लग गए कोट्स। यहां कंफ्यूज मत रहना कि सर इंटीजर स्ट्रिंग समझ नहीं आ रहा है, इंटीजर या कैरेक्टर। अब मैं रन किया, आई गोट 8 मार्क्स। ठीक है, एक हमने अगला कौन सा पढ़ा था? अगला है सर फ्लोट, है ना। फ्लोट ट्राई करते हैं। देखो फ्लोट बोले तो परसेंटाइल एफ। अब एफ का मैं क्या कर सकता हूं भाई? फ्लोट डेसिमल वैल्यू, मान लो मैंने डाला आई गोट 56.89, है ना। अब मैं इसको रन कराता हूं, इसको रन कराते ही क्या आया मुझको? आई गोट 59.89। अब देखो बाय डिफॉल्ट फ्लोट जो है वो 6 नंबर तक प्रिंट कराता है डेसिमल के। अब इस चीज को भी मैं चेंज कर सकता हूं। ठीक है, इस चीज को चेंज करने के लिए जो फंक्शनैलिटी में यूज करता हूं वो है फ्लैग्स फॉर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। मतलब हर स्पेसिफायर के अपने कुछ फ्लैग होते हैं जिसकी हेल्प से मैं आउटपुट को और अच्छे से डेकोरेट कर सकता हूं। बट उससे पहले एक चीज याद रखना, मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। मैं यहां पे इस तरह से भी कर सकता हूं कि फ्लोट से मैंने एक वेरिएबल बनाया, नंबर या कुछ भी नाम जो मैं देना चाहूं, या तो मैं यही इनिशियलाइज कर दूं या फिर मैं नीचे कर दूं कि नंबर इक्वल्स टू 56.89 और इसकी जगह पे डायरेक्ट वैल्यू देने की जगह पे मैं ये वेरिएबल नेम दे दूं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, सारी की सारी चीजें सही है। इसको रन करूंगा, सेव आउटपुट आएगा इसको रन करने पे भी। ठीक है, कि आई गोट दिस 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 मार्क्स। अब बात करते हैं फ्लैग्स ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत लोग इसको मिस कर देते हैं ना, तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे और याद रखना है ये चीज। ये क्वेश्चंस कई बार एमसीक्यूज में आते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स के एमसीक्यूज तक में आते हैं ये क्वेश्चंस। अब मुझको मान लो सर मैं बोलूं मेरे को तो डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही वैल्यू चाहिए, 8 या 8 9 जो मैंने लिख रखा है। सर मैं क्या करूं, है ना। इस टाइप के काम के लिए क्या यूज होगा? फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। क्या यूज होगा? फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। इसको क्लियर करते हैं। अब ये एग्जांपल जो है आपके सामने, इसको देखो, इसको मैं रन करता हूं तो क्या आ रहा है मेरे पास? ओके, हमको न्यू लाइन लगानी पड़ेगी इसको बेटर समझने के लिए। न्यू लाइन, वापस से रन किया, देखो आई गोट 10 मार्क्स। ठीक है, आई गोट 9 मार्क्स एंड आई गोट 100 मार्क्स। अब देखो तीनों के पीछे कोई सिमेट्री नहीं है। ये लाइन यहां खत्म हो रही है, ये लाइन यहां खत्म हो रही है, ये लाइन यहां खत्म हो रही है। मुझको ऐसे चाहिए कि नंबर्स जो है यहां पे एक्स्ट्रा स्पेस आ जाए बट पीछे सारी लाइंस एक में ही खत्म हो। जो हम यूज करेंगे ना, अभी समझाता हूं। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा %4D। ठीक है, बाकी लाइंस में हटा देता हूं, एक ही लाइन रन करते हैं। ठीक है, अभी ये जो है क्लियर कर लेते हैं पहले बेटर समझने के लिए। इसका मतलब क्या है कि जो भी इंटीजर यहां पे लिखा गया है ये 4 जगह को ऑक्यूपाई करेगा। मतलब जैसे कि एक में 0 आ गया, एक में 1 आ गया, इसके अलावा ये 2 एक्स्ट्रा प्लेस जो है ऑक्यूपाई करेगा। टोटल 4 ऑक्यूपाई करेगा और जितना बड़ा इंटीजर होगा उसी हिसाब से फिर ये अपनी वैल्यूज पुट कर देगा। फॉर एग्जांपल मान लो मैं 3 करता हूं यहां पे, है ना। अब अपना पुराना एग्जांपल वापस लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहां पे सेट किया 3, यहां पे भी 3, यहां पे भी 3। अभी मैंने प्रोग्राम को रन किया, एक बार क्लियर कर देता हूं। देखो पीछे से सारी चीजें सिमेट्रिक है, एकदम बराबर है, सेम लाइन में, लेकिन चेंज जो हुआ है वो यहां पे हुआ है। देखो अभी मैंने 3 लिख रखा था तो 100 ने पूरा ऑक्यूपाई कर लिया, राइट। अब 3 लिख रखा है और मैंने लिखा 9, तो 9 ने ऑक्यूपाई किया है सिर्फ 1, बचा कितना है? 2। तो जो एडिशनल जो जगह बची है वहां पे क्या आ जाएगा? खाली स्पेस आ जाएगा। जैसे 10 ने है, 10 ने 2 ऑक्यूपाई कर लिया और मैंने लिखा 3 ऑक्यूपाई करना है, तो ये तीसरे की जगह पे क्या आ जाएगा? एक्स्ट्रा स्पेस आ जाएगा। इस तरह से फॉर्मेट स्पेसिफायर्स काम करते हैं। इंटीजर में अगर हम बात करें तो एक आप डॉट और लगा सकते हो इन सबके आगे। डॉट मतलब कि मान लो मैं डॉट 310 लिख रहा हूं, मतलब कि 3 जगह ऑक्यूपाइड होगी। जितना बड़ा इंटीजर है वो आ जाएगा, उसके आगे जो खाली स्पेस होगा वहां पे 0 आएगा। इसको ट्राई करते हैं। जैसे ही मैं रन किया, रन करते ही आपको क्या दिखेगा? जो 2 नंबर थे उसकी जगह पे 1 0 आ गया और जो खाली जगह बचनी थी, क्योंकि 0.3 लगा रखा है तो टोटल 3 ऑक्यूपाई हुआ है। जितना नंबर 10 था 2 डिजिट का था, उसने 2 डिजिट कवर कर लिया और तीसरी जगह पे आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब फ्लोट के साथ ट्राई करते हैं सेम चीज। फ्लोट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा है? F, %F। इसको क्लियर कर लेते हैं। देखो नॉर्मली मैं लिखूंगा 10.0 या मान ले 11.11, 11.111। ठीक है, इसको रन किया, रन करते ही कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि पीछे सिर्फ 3 डिजिट तक ही आए। ठीक है, या फिर आगे देखो
पॉइंट के अभी फ्लोट में दो स्पेसिफायर अलग अलग टाइप पे काम करते हैं। पॉइंट के आगे की वैल्यू का अलग स्पेसिफायर होगा, पॉइंट के पीछे की वैल्यू का अलग स्पेसिफायर होगा। तो यहां पे अगर मैंने लिखा मान लो 10, तो ये जो है कंबाइन काम करेगा। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं अपन। जैसे मैंने रन किया तो देखो इसने जगह रोकी है 10, तो अपना 6 तो इसने रोक लिया। ठीक है, 7th पॉइंट ने ले लिया, 8 9 टोटल 9 डिजिट हो गए और एक जगह पे आ गया स्पेस। तो टोटल 10 कवर की है। अगर मैं लिखता हूं 10.3 मान लो, तो इसका मतलब टोटल 10 रिकवर करेगा, बट पॉइंट के बाद सिर्फ 3 ही वैल्यू आएगी। रन करते के साथ आप देखोगे टोटल 10 जगह रुकी है, बट वैल्यू सिर्फ पॉइंट के बाद की 3 ही आई है। तो इस तरह से काम करता है फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर का फ्लैग। और सिर्फ आप पॉइंट लगाओगे तो वो भी पीछे की सिर्फ डेसिमल पे ही काम करेगा। जैसे मैंने लग दिया सिर्फ 0.3f, मतलब कि क्लियर किया, पॉइंट के बाद 3 ही वैल्यू आएगी। अगर मैं 0.2 करता हूं तो वो 2 ही दिखाएगा, रन किया तो 2 ही वैल्यू आई। ठीक है, तो ये थे फ्लैग्स ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। अगेन सारा का सारा जो कंटेंट है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हमने कवर किए हैं फ्लैग्स और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। फॉर्मेट स्पेसिफायर खुद होते क्या है और वेरिएबल्स डिफाइन करने का कोडिंग वाला पार्ट, क्योंकि थ्योरी वाला हम ऑलरेडी कर चुके थे। तो अगर वीडियो सही लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। और आपका कोई दोस्त जो पढ़ रहा है ऐसी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही कीजिए तो उनको शेयर करो। ठीक है, तो आज वीडियो के लिए इतना ही। अगले में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।